नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। चेन्नई में एक रेसिडेंशियल एरिया है, एक लोकेलिटी है, नाम है मित्ताना मल्ली। पता नहीं, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं कि साउथ इंडिया के जो प्लेसेस हैं, जगहों के नाम हैं, उसको सही तरीके से प्रोनाउंस कर पाना नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये सही है या नहीं, कोई साउथ इंडियन और ख़ासकर चेन्नई या तमिलनाडु से कनेक्शन रखने वाला कोई हमारा दर्शक बता सकता है। बहरहाल, इसी मित्ताना मल्ली एरिया में बहुत सारे मकान बने हुए हैं, कॉलोनी है, और इसी कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी रहा करती थी। 72 साल के शिवन नायर, जो एक रिटायर्ड आर्मी मैन थे, और उनकी पत्नी प्रसन्ना कुमारी, इनकी उम्र 62 साल थी। पति पत्नी ये दोनों उस मकान में रहते थे, अपने मकान में। दोनों जो है वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे, यानी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, और आसपास के पूरे इलाके में इनकी अच्छी खासी शोहरत थी, इनका अच्छा नाम था, लोग इन्हें पहचानते थे और ये लोगों का इलाज भी करते थे, और फराख दिल लोग थे। मतलब अगर कोई ज़रूरतमंद आदमी आता था तो उसको कम पैसों में या फिर फ्री में भी कई बार ये लोग ट्रीट कर दिया करते थे। तो इनकी छवि बहुत अच्छी थी पूरे इलाके में। 28 अप्रैल इसी साल की बात कर रहा हूँ, शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास एक मरीज़ इनके घर आया, और जैसे ही घर का गेट खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ, बरामदे पर उसे जो चीज़ नज़र आई वो देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। वहाँ पर शिवन नायर फर्श पर पड़े हुए थे और आसपास काफ़ी खून बिखरा हुआ था। वो घबरा गया, लेकिन थोड़ा क्यूरियस भी हुआ कि ये क्या मामला है, शिवन नायर साहब को ये क्या हो गया, डॉक्टर साहब को। अक्सर मिलता था, आता जाता था, बात होती थी। आउट ऑफ फियर एंड क्यूरियोसिटी वो आदमी जो है अंदर गया, और जैसे ही अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर जो है ठीक उसी हालत में शिवन नायर की जो बुजुर्ग पत्नी है प्रसन्ना कुमारी, उनकी भी लाश पड़ी हुई है, और उनकी लाश के इर्द गिर्द तो बहुत सारा खून बिखरा हुआ था, जिसे देखकर ये लग रहा था कि इन दोनों को, पति पत्नी को, किसी तेज धार हथियार से वार करके मारा गया है। अब ये दोनों लाशें देखने के बाद वो जो मरीज़ आया था उसकी तो हालत ख़राब हो गई। वो चीखता चिल्लाता हुआ इनके मकान से बाहर निकला। सबसे पहले आस पड़ोस के लोगों को बुलाया। उसकी चीख सुनकर पड़ोस के लोग खुद ही आ गए, पूछने लगे भाई क्या हो गया। तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब और मैम दोनों की हत्या हो गई है, दोनों घर में खून से लथपथ पड़े हुए हैं। आस पड़ोस के लोगों ने देखा, घबरा गए, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया। तमिलनाडु की, चेन्नई की जो पुलिस है, पुलिस की टीम वहाँ फ़ौरन पहुँची भी, क्योंकि डबल मर्डर का मामला था, बेहद संगीन। ऊपर से ये जो मरीज़ था, चूँकि ये अक्सर वहाँ आता जाता था ट्रीटमेंट के सिलसिले में, तो वो इस परिवार के दूसरे लोगों को भी जानता था, ख़ासकर इस बुज़ुर्ग दंपति के बेटे को, जो खुद एक प्रोफेशनल आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। नाम है हरिओम। तो हरिओम को भी इस मरीज़ ने फ़ोन करके बताया कि इस तरह का हादसा तुम्हारे घर में, आपके घर में हो चुका है, आप प्लीज़ चले आइए। तो हरिओम भी, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ भी था, जब उसे पता चला कि मम्मी पापा की हत्या हो गई है, तो वो भी दौड़ता भागता हुआ अपने घर पहुँचा। और घर आकर जो मंज़र उसने देखा, पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, फॉरेंसिक टीम वाले थे, डेड बॉडी पुलिस रिकवर कर रही थी, ये सब देखकर उसकी हालत ख़राब हो गई, और सारे लोग बहुत दुखी हो गए। खासकर बुजुर्गवार लोगों की हत्या हुई थी और ऊपर से अच्छे लोगों की हत्या हुई थी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या मामला है, इसके पीछे कौन हो सकता है। पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की, और छानबीन करने के सिलसिले में सबसे पहले पुलिस ने यही पता किया कि इन दोनों की हत्या से किसको फ़ायदा हो सकता है। क्या कोई प्रॉपर्टी वाला एंगल है, या कोई दुश्मनी वाली बात है, रुपए पैसों के लेन देन का कोई मामला है। क्योंकि इस एज में रिलेशन ओरिएंटेड कोई क्राइम होगा, इस बात की आशंका या संभावना थोड़ी कम है। तो पुलिस जो बाकी सारे एंगल है, उन सारे एंगल को एक्सप्लोर करने लगी, और दोस्ती दुश्मनी का पुलिस पता करने लगी। साथ ही पुलिस की एक टीम जो वहाँ मौके पर मौजूद थी, उसने सीन ऑफ क्राइम का बहुत बारीकी से मुआयना करना भी शुरू किया। पुलिस को घर से, या सीन ऑफ क्राइम से, जो भी आप कहें, इस बुज़ुर्ग दंपति का मोबाइल फ़ोन तो मिला ही, लेकिन साथ ही एक और मोबाइल फ़ोन भी मिला। ये जो तीसरा मोबाइल फ़ोन था, ये किसका था, ये किसी को पता नहीं था, क्योंकि जो बुज़ुर्ग दंपति का मोबाइल फ़ोन था, उन दोनों के मोबाइल नंबर तो खैर बेटे के पास थे ही, और बेटा अपने मम्मी पापा के मोबाइल फ़ोन पहचानता भी था। उसने कंफर्म किया कि हाँ, ये मम्मी का है, ये पापा का है, लेकिन तीसरा फ़ोन किसका है ये बेटे को भी नहीं पता था।
अब पुलिस को लगने लगा कि हो ना हो ये मोबाइल फ़ोन कहीं कातिल का ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कातिल दो दो लोगों की हत्या करने के दौरान घबराहट के मारे या गलती से उससे उसका फ़ोन यहाँ छूट गया हो, गिर गया हो। तो अब पुलिस जो है इस मोबाइल फ़ोन पर पुलिस की जांच जो है वो केंद्रित हो गई। पुलिस ने तय किया कि इस मोबाइल फ़ोन से उसके ओनर की आइडेंटिटी पुलिस पता लगाएगी। साथ ही पुलिस ये जो शिवन दंपति का घर है, इसके आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे थे, पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकालकर उसको खंगालना शुरू किया। पुलिस को एक सस्पेक्टेड आदमी जिसका चेहरा बहुत साफ साफ नज़र तो नहीं आ रहा था, वो सीसीटीवी कैमरे में दिखा, और एक बड़ी हैरान करने वाली बात ये दिखी कि उस आदमी ने जब वो घर में घुसा, उस समय तो वो जैसे भी आया, हो सकता है वॉक करके आया, जो भी आया, लेकिन जब वो घर से निकल रहा था तो उसने बाकायदा एक बाइक टैक्सी अपने जहाँ से वो निकला कत्ल करके उस जगह बुलाई थी। यानी ये जो आदमी था ये कत्ल करने के बाद बाकायदा टैक्सी बुक करके गया, मतलब कार नहीं, आजकल राइड बाइक की मिलती है आपको पता है, तो वो बुक करके ये टैक्सी लेकर गया। तो ये भी अपने आप में पुलिस के लिए एक लीड थी, और पुलिस के पास वो मोबाइल नंबर तो था ही। जब छानबीन हुई, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन पुलिस का आगे बढ़ा, तो जल्द ही इस मोबाइल के ओनर का भी पता चला। ये मोबाइल जो है 20 साल के एक नौजवान लड़के का था जिसका नाम था टी मगेश। ये टी मगेश जो है इसका ताल्लुक चेन्नई से सैकड़ों मील दूर राजस्थान के जोधपुर शहर से था। लेकिन ये मगेश जो है चेन्नई में ही रहता था, और एक आरआर नगर नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक हार्डवेयर शॉप में, केके नगर, माफ़ कीजिएगा, केके नगर नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक हार्डवेयर शॉप में ये काम किया करता था टी मगेश नाम का ये लड़का, और उसी का मोबाइल फ़ोन वहाँ घर में मौजूद था, पुलिस को पड़ा हुआ मिला था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस लड़के का कत्ल से, बुजुर्ग दंपति के कत्ल से क्या रिलेशन हो सकता है। तो पुलिस ने जब टी मगेश के बारे में जानकारी जुटाई तो पुलिस को ये पता चला कि ये लड़का जो है इस बुजुर्ग दंपति का मरीज़ है, बल्कि मरीज़ हुआ करता था, क्योंकि अब तो बुजुर्ग दंपति दुनिया में रहे नहीं। और ये मरीज़ जो है, ये अभी हम 2024 में हैं, ये ट्रीटमेंट जो है 2019 से ही करा रहा था। इसकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी, स्टमक से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, तो वो उसका इलाज जो है इस बुजुर्ग दंपति के पास करवाने के लिए अक्सर आया जाया करता था। इस बीच जब उस मोबाइल से टी मगेश की आइडेंटिटी क्लियर हो गई तो पुलिस ने जो बुजुर्ग दंपति है उनके बेटे ओमकार, डॉक्टर ओमकार से भी बात की और उनसे मगेश के बारे में पूछा। तो डॉक्टर ओमकार का ये कहना था कि हाँ, उनकी मम्मी ने, जिनका नाम प्रसन्ना कुमारी था, उन्होंने कुछ समय पहले टी मगेश का जिक्र तो किया था, और जिक्र करते हुए ये भी बताया था कि ये लड़का जो है आजकल ऑड आवर्स में उनके घर आने लगा है, मतलब देर रात चले आना, बहुत अर्ली मॉर्निंग चले आना, या समझ लीजिए कि भोर के वक्त चले आना, और आकर कभी दवाई मांगना, कभी किसी बहाने से घर में घुसने की कोशिश करना। तो मगेश का बिहेवियर कुछ वियर्ड टाइप का, कुछ अजीब टाइप का हाल के कुछ दिनों में हो गया था, और इस बारे में प्रसन्ना कुमारी ने अपने पति से तो जाहिर है बात किया ही होगा, बताया ही होगा, अपने बेटे डॉक्टर ओमकार को भी प्रसन्ना कुमारी ने ये बात कही थी। तो जब ये बात डॉक्टर ओमकार से पुलिस को पता चली तो पुलिस को अब ये तकरीबन लगने लगा कि हो सकता है कि इसी मगेश ने ही बुजुर्ग दंपति की हत्या की हो, क्योंकि जब किसी का बिहेवियर इतना ऑड हो जाए, वियर्ड हो जाए, अजीब हो जाए, तो जाहिर सी बात है वो इशारा करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने वाली है। क्योंकि कोई आदमी जो नॉर्मल मेंटलिटी का है या एक सामान्य सोच वाला आदमी है, वो किसी के घर में भी कोई बहुत अजीबोगरीब वक्त पर नहीं जाएगा, देर रात को नहीं जाएगा। आदमी बहुत परेशानी में भी होता है तो भी किसी को देर रात को आसानी से डिस्टर्ब नहीं करता। और यहाँ तो जाहिर सी बात है, कोई जिसे कहते हैं ना कि कोई इस तरह का मर्ज नहीं था कि तुरंत एडमिट करना है और आईसीयू ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसी बात तो थी नहीं, आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर थे। तो ये एक हिंट था पुलिस के लिए भी कि हो ना हो इस कत्ल में मगेश का हाथ हो सकता है। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए मगेश को इंटरसेप्ट किया, उसके बारे में जानकारी जुटाई, कहाँ पर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, और पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ शुरू की। मगेश को देखते ही पुलिस को समझ में आ गया कि यही इस घटना के पीछे है, क्योंकि उसका बॉडी लैंग्वेज इंडिकेट कर रहा था कि वो इन 2 हत्याओं में शामिल है। अब पुलिस ने उससे सख्ती की तो उसने कबूल भी कर लिया, और उसने कबूल करने के साथ साथ कत्ल की वजह भी बताई, और वो वजह अपने आप में बहुत शॉकिंग थी, बहुत अजीब थी।
मगेश का ये कहना था कि वो इस बुजुर्ग दंपति के पास पिछले कई सालों से ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन कभी उसके पास पैसे कम भी होते थे और कभी उसको दवाइयों की ज़रूरत होती थी। लेकिन अगर वो आता था दवाइयों के लिए या फीस बाद में देने की बात करता था, तो ये बुजुर्ग दंपति उसके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर उनके क्लिनिक में, घर में ही जो क्लिनिक वो चलाते हैं, उस क्लिनिक में अगर दूसरे मरीज़ होते थे तो उनके सामने भी बुजुर्ग दंपति इस मगेश नाम के नौजवान को दुत्कारा करते थे बुरी तरह से। और मगेश इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ था, अंदर से बहुत नाराज़ था और उसको ये लगता था कि ये उसके स्वाभिमान पर हमला करने और चोट पहुंचाने वाली बात है कि दूसरों के सामने, गैरों के सामने ये डॉक्टर दंपति उसे बेइज्जत कर रहे हैं। उसका ये कहना था कि इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उसने प्लानिंग की थी और प्लानिंग करके वो इनके घर में घुस आया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 28 अप्रैल की शाम को तकरीबन वही 4:30-5 बजे के आसपास उन्होंने इस दंपति के घर पर धावा बोला और शिवन नायर जो हैं वो घर के बाहर जो बरामदा है वहाँ पर ही मिल गए। मगेश से उनकी बातचीत होने लगी और मगेश चूँकि तैयारी से आया था, उसने तेज़ धार हथियार से पहले मिस्टर नायर पर हमला किया और जब उनकी चीख चिल्लाहट और शोर सुनकर उनकी पत्नी प्रसन्ना कुमारी जब आई और उनको बचाने की कोशिश करने लगी, तो इस लड़के ने शिवन नायर को बुरी तरह से ज़ख्मी करके ज़मीन पर पटकने के बाद उसकी बुजुर्ग पत्नी पर भी हमला किया और उसे भी ठीक उसी तरीके से दर्दनाक मौत दी। और इस तरह से तथाकथित बेइज्जती का बदला लेने के लिए एक नौजवान लड़के ने एक पूरे के पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया, एक दंपति की हत्या कर दी और एक लड़के को यतीम कर दिया, अनाथ कर दिया। बेशक लड़के की उम्र चाहे जितनी भी हो, जाहिर है वो डॉक्टर है तो कोई बहुत बच्चा तो होगा नहीं, लेकिन किसी भी इंसान के लिए उसके माँ बाप का उससे छिन जाना या कहीं मतलब चला जाना या गुजर जाना कितना नुकसानदेह हो सकता है, वो इंसान ही समझ सकता है कि वो तकलीफ़, वो दर्द कैसा रहा होगा। तो खैर, लेकिन एक छोटी सी बात, सिरफिरी हरकत और उसके नतीजे या अंजाम के तौर पर 2 लोगों का कत्ल। खैर, पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया, मोटिव ऑफ क्राइम भी क्लियर हो गया। उसके कब्ज़े से पुलिस ने वो हथियार भी बरामद कर लिया जिससे मगेश ने इस बुजुर्ग दंपति की हत्या की थी। साथ ही पुलिस ने तमाम जॉइनिंग द डॉट्स जिसे कहते हैं, वो सारी कड़ियाँ भी जोड़ ली। उस बाइक का भी पता लगा लिया जिस बाइक टैक्सी से कत्ल करने के बाद ये लड़का जो है वहाँ से निकला था। तो पुलिस ने इस पूरे मामले की कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन के बाद इस मामले को सुलझा लिया, गुनहगार को भी पकड़ लिया। लेकिन जो नुकसान नायर परिवार को हुआ उसकी भरपाई जाहिर है कोई भी नहीं कर सकता और ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक और दुखद बात है। अब एक सवाल इसके साथ ये भी उठता है कि क्या इस घटना को होने से रोका जा सकता था? क्या इस घटना को टाला जा सकता था? आखिर जो दंपति है, नायर दंपति, वो ऐसा क्या करती कि ऐसा कुछ नहीं होता? आपको अगर ऐसा कोई आइडिया या ऐसी कोई बात आपके दिमाग में आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर अपराध जो है उसको रोका या टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं जिनसे बचा जा सकता है। वो कौन से संकेत थे, वो कौन से इशारे थे जिससे ये कहा जा सकता है कि ऐसी घटना हो सकती थी और उस दंपति को सतर्क, सजग रहना चाहिए था? अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया होता है तो प्लीज़ हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। जो आइडिया, जाहिर सी बात है, इस तरफ तो मैं अकेला हूं और आप तमाम सुधी दर्शक हैं दूसरी तरफ, तो मेरे ही ज़िम्मे वो बात होगी। जो आइडिया मुझे सबसे लॉजिकल लगेगा मैं उस आइडिया को स्पेशली पढ़ूंगा यहाँ और ये भी बताऊंगा कि वो आइडिया जो भी हमारे किसी दर्शक ने लिखा है इस क्राइम को अवॉइड करने का या इस क्राइम को होने से रोकने का, वो लॉजिकल मुझे क्यों लग रहा है, मैं ये भी आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन अपने इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले आइए कुछ दर्शकों के नाम पढ़ता हूँ और कुछ कमेंट्स पढ़ता हूँ। सुरेंद्र बिश्नोई जी का कमेंट है, उन्होंने लिखा है कि भक्ति और अंधभक्ति में बहुत अंतर होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, भक्त अलग होते हैं और अंधभक्त कुछ और होते हैं। दीपक हीरा ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। बेसिकली कल तो नहीं बल्कि जो प्रीवियस डे है, पिछला रोज़ है, उस दिन मैंने जो प्रोग्राम आप लोगों के सामने मैं लेकर आया था, जो स्टोरी लेकर आया था, वो उसी हाथरस वाले बाबा की कहानी थी जिस बाबा के सत्संग में पहुँचे
लोग भगदड़ का शिकार हो गए थे और तकरीबन 122-23 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो वो स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी और बाबा पर पुलिस सब कुछ जानते हुए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, उसकी वजहों को मैंने टटोलने की कोशिश की थी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। श्रीधर ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, श्री हरिद्वार माची समथिंग लिखा हुआ है। सुयश यादव देवरिया से हैं, इन्होंने अपना नाम नीचे लिखा है, बहुत बहुत स्वागत आपका। अंसारी हुजैफा ने कमेंट किया है, नमस्ते सुप्रतिम सर, लॉट्स ऑफ लव, ये लिख रही हैं महाराष्ट्र से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब ने भी कमेंट किया है और उन्होंने उस दुख भरी भगदड़ वाली घटना के लिए जो है अफसोस जाहिर किया है। विनय नासवाले जी का कमेंट है। प्रदीप भाम्बू जी रेगुलर कमेंट करते हैं। जसवीर सिंह हमारे दर्शक हैं, इनका कहना है कि एटा के पास जहाँ पर ये रहते हैं, ये बाबा भी उनके गांव के पास का ही है। संदीप शर्मा ने भी कहा है कि दलित बाबा, दलित वोट बैंक, बस इसलिए सब नेताओं को सांप सूंघ गया है। खैर, आप इनका कमेंट है संदीप शर्मा जी का, उन्होंने अपनी बात रखी है। मनीष कुमार मांडवी जी ने भी कमेंट किया है, थैंक यू सर। सेवा जोहार उन्होंने लिखा है, तो जोहार तो खैर झारखंड, छत्तीसगढ़ और ट्राइबल बेल्ट जो मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हैं या शायद बंगाल के भी हैं, उन सब इलाकों में जोहार कह के ग्रीट किया जाता है, स्पेशली झारखंड में। उमेश भूंया ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। और इसके अलावा अंशुमान घोष ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि गुरु की ज़रूरत हर इंसान को ज़िंदगी में होती है, लेकिन ऐसे गुरु नहीं चाहिए हमको जिनके अंदर इंसानियत नहीं है। क्या बात है, बहुत सही बात। गांधीयन के नाम से एक आईडी उन्होंने भी कमेंट किया है। शंकर मंडल ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। राजीव के ब्लॉग, संदीप शर्मा, अहमद मोहम्मद ने भी कमेंट किया और परूप शेटा जी जर्मनी से हमारे रेगुलर लिसनर हैं और रेगुलर कमेंट भी करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सबका कमेंट और नाम एक साथ एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। सारे कमेंट्स मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, इसीलिए आपका जो मैसेज यहाँ पर होता है वो मुझ तक पहुँच जाता है। इस बात के लिए आप एश्योर रहिएगा, निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।